नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ईएफएम पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत है। आज इस व्याख्यानमाला में हम एक महत्वपूर्ण विषय व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। पूर्व जो व्याख्यान मालाएँ थी जिसमें आपको विस्तृत रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, विशेषताएं, मान्यताएं, उनके जो क्षेत्र हैं, महत्व है, सीमाएं हैं, इसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र की भी अर्थ, विशेषता, महत्व, सीमाएं और क्षेत्र के बारे में पूर्ण डिटेल जानकारी प्राप्त की थी। और लास्ट वाले जो वीडियो है उसमें हमने इन दोनों अर्थशास्त्रों में क्या अंतर है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और ये निष्कर्ष निकाला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों अर्थशास्त्र एकदम एक दूसरे से भिन्न है। दोनों के जो अर्थ हैं उसमें भिन्नता है, विषय सामग्री है उसमें भिन्नता है, समस्याओं के अध्ययन का जो तरीका है उसमें भिन्नता है और भी बहुत सारी भिन्नताएं हमने देखी थी। उसके अध्ययन का तरीका, समस्याओं के अध्ययन का तरीका, समस्याओं का तरीका और विभिन्न प्रकार की जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल जानकारी प्राप्त की थी कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है और किस प्रकार से अंतर है उनको हमने देखा था। और आज हम ये देख रहे हैं कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में आज हम जानकारी ले रहे हैं। तो जैसा कि पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि दोनों में अंतर है और आज हम ये बात करें कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे के काफ़ी हेल्पफुल है, एक दूसरे के काफ़ी सहायक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, एक जो है हेड है तो दूसरा टेल है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और किस प्रकार से हैं उनको हम अपने माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसी बारे में। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न शीर्षकों का अध्ययन करने में हमें पता चला था कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, परंतु गहन अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इनमें से कोई भी अर्थशास्त्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, दोनों के अपने अपने उपयोग एवं सीमाएं हैं। आर्थिक विश्लेषण के लिए दोनों की आवश्यकताएं हैं और दोनों पारस्परिक रूप से निर्भर है। इस प्रकार से हम जो है हमारे मत को सिद्ध करने के लिए हम इसे दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है और समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है उसको हम दो पार्ट में जो है डिवाइड करके समझ रहे हैं। तो इसका जो पहला हिस्सा है वह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। किसी भी अर्थव्यवस्था के कार्य को वास्तविक अर्थ में समझने हेतु दोनों का अध्ययन आवश्यक है, जिसे इन उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला उदाहरण है एक उत्पादन के साधन के मूल्य का भुगतान। एक व्यक्तिगत फर्म एवं उद्योग द्वारा उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। भूमि को लगान देते हैं, श्रम को मजदूरी देते हैं, पूंजी पर ब्याज दिया जाता है और साहसी को लाभ दिया जाता है। तो इनकी कीमत दी जाती है जो एक फर्म या उद्योग की मांग पर निर्भर नहीं करती अपितु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साधनों की मांग पर निर्भर करती है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ये रिफ्लेक्ट भी करती है, अर्थात आप किसी एक साधन को अपनी मनमानी मजदूरी नहीं दे सकते हैं या किसी भूमि पर जो किराया है वो किराया, जैसे आप कोई मकान किराए पर लेते हैं तो मकान जो किराया दिया जाता है वो उस आसपास की लोकेलिटी में जो किराया प्रचलन में होता है वही किराया आप उसका
पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कम या बहुत ज़्यादा किराया उसका पे कर दिया है, ऐसा नहीं होता। तो सामान्य स्थितियों में ये समझा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जब हम रोज़गार देते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब वेतन देते हैं, तो वो वेतन जो है वो सामान्य जो वेतन होता है उसके इर्द गिर्द होता है, उसके आसपास होता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। व्यष्टि के रूप में जो भी भुगतान किया जाता है वो समष्टि को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा है वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण। एक फर्म की वस्तु का मूल्य केवल उस फर्म की वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर नहीं करता है, अपितु वह इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था में अन्य वस्तुओं का मूल्य कितना है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण आप कर रहे हैं तो केवल उसी का मूल्य नहीं लेते हैं, बल्कि आसपास की जो अर्थव्यवस्था है, आसपास के जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनकी कीमत को ध्यान में रखकर उसका मूल्य तय किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी मंडी में गए, सब्जी मंडी में सब्जी का जो भाव है वो किसी एक दुकानदार का अलग नहीं हो सकता है, सभी दुकानदारों का समान होता है। और सभी दुकानदारों का जो भाव होता है वो अपने किसी नज़दीकी बड़े बाजार के इर्द गिर्द या समान होने का इरादा रखता है, समान होता है। और इसी प्रकार से संपूर्ण देश का जो भाव होता है वो भी लगभग समान सा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें अंतर पाया जाए। इसी प्रकार से बाज़ार में माल की बिक्री, बाज़ार में माल की बिक्री कितना विक्रय मूल्य होगा, कितना विक्रय किया जा सकेगा, ये उसकी व्यक्तिगत मांग पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से उत्पादन की मात्रा का निर्धारण, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण भी एक फर्म अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको समाज की मांग को ध्यान में रखना पड़ता है, समाज की क्रय शक्ति को ध्यान में रखना पड़ता है, समाज की उपभोग प्रवृत्ति को ध्यान में रखना पड़ता है, समाज की या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की रोजगार की स्थिति, आय का स्तर, उपभोग, फैशन, स्वभाव, इन सब का हमें पता होना जरूरी है। इसी प्रकार से मजदूरी का निर्धारण है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्पष्ट बताया था कि मजदूरी जो है वो मजदूरों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजदूरों की मांग और पूर्ति केवल एक फर्म पर ही निर्भर हो, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के द्वारा निर्धारित होती है और उसका प्रभाव जो क्षेत्र होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था होता है, न कि एक व्यक्तिगत फर्म होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बहुत सारे जो विषय हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है। अर्थात यूँ क्या कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत सारी बातें जो होती हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र से प्रभावित होती हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र पर भी होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र के जो नियम है, कायदे कानून है, मांग और पूर्ति है, रोजगार है, उपभोग है और आय है, ये सब चीज़ें जो है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। अर्थात इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित है, ऐसा हम कह रहे हैं। सेकंड जो है समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भरता, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार से जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है, उसको हम समझने का प्रयास आगामी बिंदुओं में कर रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है तथा दोनों का सम्मिलित अध्ययन करके ही आर्थिक विश्लेषण किया जा सकता है। यह निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने एवं नीतियों का निर्धारण करने। तो होल इकोनॉमी को समझने के लिए और पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को समझना आवश्यक है। अर्थात एक व्यक्ति की आवश्यकता, उपभोग, विनियोग आदि को समझकर ही हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के डायग्राम को समझ सकते हैं। जब तक किसी एक डायग्राम के एक छोटे से पार्ट को आप नहीं समझेंगे तब तक आप संपूर्ण अर्थव्यवस्था के पूर्ण डायग्राम को नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पिक्चर है, एक पिक्चर का एक छोटा सा पार्ट है, एक मान लीजिए फ़ोटो है हमारे सामने और फोटो में एक नाक छोटा सा हिस्सा होता है, अगर उस नाक को बिगाड़ दिया जाए तो पूरा फोटो बदल जाएगा। इस तरह से आँख है तो आँख में अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दी जाए तो पूरे फोटो का जो सिनेरियो है वो बदल जाता है। सेम वही बात यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में लागू होती है। संपूर्ण जो फोटो है वो अपने आप में समष्टि अर्थशास्त्र है और फोटो के जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करते हैं
या थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं तो संपूर्ण क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हालांकि बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, लेकिन ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। उसके माध्यम से हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने एवं नीतियों के निर्धारण करने में व्यष्टि अर्थशास्त्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह करने के लिए हम व्यक्तिगत इकाइयों के संयोग का अध्ययन करते हैं। इसके अभाव में समष्टि आर्थिक विश्लेषण सही नहीं निकाला जा सकता, अतः समष्टि आर्थिक विश्लेषण जो है वो व्यष्टि पर निर्भर है। दूसरा है उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि। उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि, यह यदि देश में किसी वस्तु की मांग बढ़ रही है तो यह आवश्यक नहीं है कि सभी फर्में अपना उत्पादन तेज़ी से बढ़ा लेंगी। कुछ फर्में जो है वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगी, कुछ फर्में स्थिर रहेंगी, कुछ फर्में जो है वो घटेंगी भी। तो और ओवरऑल जो है वो वृद्धि दिखाई देगी। कुल मांग में कमी एवं वृद्धि, कुल मांग में कमी और वृद्धि तब यह भी हो सकता है कि कुछ वस्तुओं की मांग स्थिर रहे, कुछ वस्तुओं की मांग बढ़े। अतः कुल मांग में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि सभी उद्योगों का विकास या विस्तार हो रहा है। इसी प्रकार कुल मांग में कमी हो तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है या बढ़ सकती है। कुछ वस्तुओं की मांग स्थिर रहती है और कुछ वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ती है, और ओवरऑल जो प्रभाव है वो हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। लेकिन ये जो प्रभाव है वो छोटे छोटे प्रभावों से मिलकर के बनता है। जैसे कृषि का उत्पादन है, कहीं पर कृषि का उत्पादन कम होता है, कहीं पर कृषि का उत्पादन ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए 100 का उत्पादन है तो किसी एक जो है आपका स्टेट है वो 10 का उत्पादन कर रहा है, कोई स्टेट 50 का उत्पादन कर रहा है, कोई स्टेट 2 का उत्पादन कर रहा है। तो ओवरऑल जो उत्पादन है वो तो है 100, लेकिन वो आया कहाँ से? व्यक्तिगत राष्ट्रों से आया है, व्यक्तिगत राज्यों से आया है। तो जो राज्यों का पिक्चर है वो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना समष्टि अर्थशास्त्र अधूरा है, और समष्टि अर्थशास्त्र के बिना व्यष्टि अर्थशास्त्र अधूरा है। आर्थिक नियोजन करना हो तो भी हमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना जैसे आर्थिक नियोजन है या किसी भी प्रकार की योजना हमें लागू करनी है तो हमें छोटे से छोटे व्यक्तिगत वह योजना पहुंचानी है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में जाना पड़ेगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही हम उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, या हम उस समस्या की जो तय है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के सूक्ष्म एवं व्यापक विश्लेषण को इस आधार पर एक दूसरे से पृथक नहीं समझ सकते कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, बल्कि ये कहना ज़्यादा उपयुक्त है कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के बिना दूसरे का अध्ययन संभव नहीं है। इसीलिए प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे से अनभिज्ञ रहते हैं तो आप केवल अर्ध शिक्षित ही कहे जा सकते हैं, संपूर्ण शिक्षित नहीं कहे जा सकते हैं। तो यदि हमें पूर्ण शिक्षित होना है तो हमें व्यष्टि और समष्टि दोनों का अध्ययन आवश्यक है, दोनों के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो केवल व्यष्टि या समष्टि विश्लेषण के निष्कर्ष भ्रामक और घातक हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, इसलिए हमें संपूर्ण के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कहा है कि वास्तव में समष्टि एवं व्यष्टि सिद्धांतों के संबंध में कोई स्पष्ट आर्थिक समस्याओं को कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती, लेकिन उपयोगी परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें समष्टि आर्थिक समस्याओं को व्यष्टि आर्थिक उपकरणों से दूर करना चाहिए। तो गार्डनर एक्ले ने कहा है कि हम जो है ये विषय समष्टि का है, ये विषय व्यष्टि का है, ऐसी कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींच सकते, बल्कि हमें दोनों के समस्याओं को अध्ययन करने के लिए दोनों प्रकार के टूल का उपयोग करना पड़ता है। व्यष्टि की समस्या को सॉल्व करने के लिए समष्टि टूल भी कई बार उपयोगी होते हैं, और समष्टि की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए व्यष्टि के टूल्स जो है वो भी हमारे लिए
उपयोगी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी प्रकार का कोई विशेष अंतर इन दोनों में करके या इन दोनों में अलग अलग करके किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं कर सकते। दोनों को एक साथ रखना आवश्यक है, दोनों को एक साथ पढ़ना आवश्यक है, दोनों को एक साथ समझना आवश्यक है, दोनों के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो इस तरह स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो आज हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक ज्ञान की शाखा है जो आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने में काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी हेल्प करती है। अतः दोनों का अध्ययन समान रूप से किया जाना चाहिए, दोनों को महत्व भी समान रूप से दिया जाना चाहिए। दोनों की निर्णयों में भूमिका इम्पॉर्टेंट है, भले ही इनकी जो विषय सामग्री है वो अलग अलग हो, समस्याओं को अध्ययन करने का तरीका है वो अलग अलग हो, समस्याओं के सॉल्व करने के लिए जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो भले ही अलग अलग हो, या बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों अलग अलग नहीं है। आगामी वीडियोज़ में हम इसके बारे में आगे और नए चैप्टर के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।